अपने आप जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक हिंदी के बनने जा रहे हो उसकी जो तैयारी कर रहे हो आप, ग्रामर के बाद उसमें अगला जो टॉपिक आता है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, खड़ी बोली अथवा देवनागरी लिपि के सुधार का इतिहास। यानी कि इनमें सुधार करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा या हमारे साहित्यकारों हमारे विद्वानों के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं उनके बारे में पढ़ना है और इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। अपन इस टॉपिक के आसपास की कुछ चीजें भी लेंगे, परिभाषा वगैरह, अलग अलग उसकी विशेषताएं, लेकिन मूल का अपना फोकस कहाँ होगा कि इस जो ये राष्ट्रभाषा राज्यों का इनको सुधारने का जो प्रयास किया गया उसमें क्या क्या उपाय किए गए, क्या क्या प्रयास किया, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा का अर्थ, स्वरूप और विशेषताएं। भाषा का अर्थ, स्वरूप, विशेषताएं। तो ये तो आप पूरा अपने टॉपिक के सिलेबस में ये हेडिंग डालें, उसमें आप ये मान के चलें कि ये पहला लेसन है, इस प्रकार से अपन इसमें अध्ययन करेंगे। तो आप इसमें एक छोटी सी चीज देखोगे, राष्ट्रभाषा हमारी राष्ट्र की भाषा, ठीक। राजभाषा हमारे राष्ट्र में, हमारे भारत में राज कार्य करने की भाषा राजभाषा होती है। खड़ी बोली, ये जो हम लिखते हैं ना, हिंदी की खड़ी बोली में लिखी जाती है, ठीक है। ये खड़ी बोली है, ऐसे लिखते हैं ना अपन इनको, इसलिए ये खड़ी बोली। और लिपि यानी ये लिखने का तरीका है, जिसका कौन सा है, देवनागरी लिपि है। तो मुख्यतः आप ये मान के चलिए हिंदी के इतिहास के बारे में बात करनी है अपने को। लेकिन कैसा इतिहास, भाषा संबंधी। देखो सब में भाषा शब्द आ रहा है, आप या बोली आएगा तो भाषा की अपन अलग अलग बोलियां भी होती है, उपबोलियां भी होती है। तो अपन आज शुरू करेंगे कि भाषा का अर्थ, स्वरूप व विशेषताएं। भाषा का अर्थ, स्वरूप व विशेषताएं। तो सबसे पहले आप देखिए भाषा क्या है। भाषा मैं बोल रहा हूँ, किसी भाषा में तो बोल रहा हूँ ना, आप भी समझते हो तो आपको ये भाषा आएगी तभी तो समझोगे आप। यानी कि मान लीजिए हमने पहले भी कहा था कि व्यक्ति या मानव समुदाय या पूरा समाज अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है, जिस माध्यम का प्रयोग करता है, यानी कि आप एक चीज ध्यान रखें, अपने भावों अथवा विचारों की अभिव्यक्ति, अपने भाव अथवा विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए या अपने भाव अथवा विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है व्यक्ति, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। अगर मान लीजिए भाषा नहीं होती तो हम आपस में कैसे एक दूसरे के भाव विचारों को समझ पाते हैं। और इसी आधार पर माना जाता है कि अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। तो इसमें जो पशु पक्षी भी तो आपस में बात करते हैं नहीं करते हैं, तो वो जो उनके भावों को एक पक्षी दूसरे पक्षी तक पहुंचाता है उसे भी भाषा की श्रेणी में रखा जा सकता है इस आधार पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को दूसरे लोगों तक या मानव समुदाय में आपस में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या करते हैं, भाषा करते हैं। उसे हम क्या करते हैं, भाषा करते हैं। अब भाषा की जो परिभाषा आती है, मान लीजिए अगर कहें कि वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा क्या होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर भाषा की परिभाषा की बात की जाएगी तो यहाँ देखिए, अभी लिखना नहीं है आपको, एक मिनट। वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की क्या परिभाषा हो सकती है कि वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा की परिभाषा होती है कि भाषा, इसको फिर मैं समझाऊंगा आपको, एक बार लिखा देता हूं। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संघटना है, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संघटना, एक एक शब्द को समझेंगे अभी, वह संघटना है जिसके माध्यम से मानव समुदाय, परस्पर विचार विनिमय करता है, जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर विचार विनिमय करता है। वही बात आ गई जो अभी मैं करा था, लेकिन ये वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम याद करेंगे तो ये बात परिभाषा याद करेंगे, विनिमय करता है। अब इसको देखो आप कि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर भाषा की कंटस्थ परिभाषा हो तो ये हमें याद है, जो तो नॉर्मल बात है
कि भाव विचारों की अभिव्यक्ति करना, उनको एक दूसरे तक पहुंचाना, उसे हम भाषा कहते हैं, उस साधन को भाषा कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा का क्या परिभाषा हो सकती है, तो देखिए आप कि भाषा यादृच्छिक। अब ये शब्द आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये है क्या। यादृच्छिक का मतलब होता है कल्पित, कल्पित या माना हुआ, कल्पित या माना हुआ। यानी कि भाषा एक कल्पित या मानी हुई ध्वनि प्रतीकों की संघटना है। संघटना यानी कि व्यवस्था, संघटना यानी व्यवस्था, जिसके माध्यम से, और ये ध्वनि प्रतीकों के का मतलब आप मान लीजिए अपने जो वर्ण है ना, वर्णों, ध्वनि प्रतीकों यानी वर्णों की संघटना यानी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर अपने विचारों का विनिमय करता है, आदान प्रदान करता है, एक दूसरे के विचारों को समझता है। उसे हम क्या कर सकते हैं, भाषा कह सकते हैं। ये आपको ऐसी कैसी याद होनी चाहिए कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संघटना है जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर विचार विनिमय करता है, जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर क्या करता है, विचारों का विनिमय करता है, आदान प्रदान करता है। उसे हम क्या करते हैं, भाषा करते हैं। ठीक है, तो ये पहले परिभाषा लिख लो आप, एक मिनट पहले ऊपर से लिखना शुरू करना। अब अपने भाषा की जो वैज्ञानिक परिभाषा यानी कि वैज्ञानिक दृष्टि से जो भाषा की आपने परिभाषा लिखी, उसके आधार पर भाषा के कुछ लक्षण कह सकते हो आप, भाषा के कुछ लक्षण निर्धारित किए गए। भाषा के लक्षण की, भाषा के क्या क्या लक्षण होते हैं, हम यहाँ पर उसके मुख्य मुख्य लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप ऐसे लिखते जाएं कि पहला लक्षण क्या है, पहला यही है अभी जो आपने परिभाषा में लिखा था, यादृच्छिकता, मतलब कल्पित या माना हुआ, ये पहला लक्षण है इसका, ये यादृच्छिकता। ठीक है, इसी प्रकार इसका आगे दूसरा लक्षण लिखेंगे हम कि भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है। तीसरा लिखेंगे भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, या भाषा पैतृक नहीं है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। चौथा लिखेंगे अपन भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। पहले लिख ले, फिर इनको समझेंगे अपन। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। पांचवा लक्षण है इसका कि भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर गमन करती है, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर, वियोगावस्था की ओर गमन करती है, गमन करती है। नंबर 6, भाषा सूक्ष्म से स्थूल की ओर गमन करती है, भाषा सूक्ष्म से, भाषा सूक्ष्म से, सॉरी सूक्ष्म ने स्थूल से लिखना, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उल्टा है, भाषा स्थूल से, है ना, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर गमन करती है, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर गमन करती है, गमन करती है। और नंबर 7 लिखेंगे आप इसमें कि भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है। नंबर 8 है आपके कि भाषा समाज सापेक्ष होती है, भाषा समाज सापेक्ष होती है। 9 नंबर है अपने लास्ट, भाषा मानव जाति की
भाषा मानव जाति की धरोहर है। ये मुख्य मुख्य इसके लक्षण है अपने। अब यहाँ से अपन इसको समझना शुरू करेंगे कि यादृच्छिकता। यादृच्छिकता मतलब अपने पहले अभी शुरू में पढ़ा था कि कल्पित या माना हुआ। भाषा एक कल्पित या माना हुआ रूप है। शुरू में जैसे ध्वनियों का विकास हुआ या लोग आपस में बातचीत करते थे तो उसको किसी न किसी अंक के आधार पर, कल्पना के आधार पर डिसाइड किया गया भाई ऐसे जो क की ध्वनि होती है उसे ऐसे लिखा जाएगा। तो एक कल्पित या माना हुआ रूप है। ठीक है, आगे देखो भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा धीरे धीरे अर्जित तो किया लोगों ने। फिर आगे देखो आप, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी कि किसी का पिता अंग्रेजी बोलता है जरूरी नहीं उसका बेटा भी अंग्रेजी बोले। पैतृक संपत्ति नहीं है, पिताजी के पास जो भाषा है वही बच्चे के पास है, वो दूसरी भाषा भी सीख सकता है। कोई सी भाषा एक व्यक्ति 5-5, 10-10 भाषा भी सीख सकता है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, एक दूसरे के अनुकरण से। जैसे आपको कहीं इंग्लिश सीखनी है तो दूसरे के पास पढ़ोगे, उसके अनुकरण से तो आप भाषा सीखोगे। या दूसरा बोलेगा उसको देख के उसका अनुकरण करेंगे तभी तो हम भाषा सीखेंगे। आगे देखो, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर गमन करती है। जैसे आपने तत्सम शब्द देखे होंगे, फिर बाद में धीरे धीरे यानी कि पहले संयोगावस्था और वियोगावस्था, धीरे धीरे इसका वियोग होता जाता है, शब्दों में अर्थों में धीरे धीरे फैलाव होता जाता है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर गमन करती है, यानी कि स्थूल से धीरे धीरे बारीक की तरफ गमन करती है। भाषा परिवर्तनशील होता है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है भाषा में। आज हम भाषा में जैसे अपन व्हाट्सएप वगैरह इनमें बात करते हैं तो भाषा में कितना परिवर्तन आएगा। अपन इंग्लिश के वर्डों के माध्यम से हिंदी लिखते हैं, नहीं लिखते क्या? जैसे आप ये लिखना हो क्या तो ऐसे लिखते हैं, क्या गम है, लिखते ही नहीं लिखते। तो ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे भाषा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता जाता है, परिवर्तनशील होती है भाषा। शब्दों में भी धीरे धीरे परिवर्तन से तत्सम शब्द थे, फिर अपने तद्भव हिंदी में आए तो अग्नि का आग हो गया। तो इसे इनमें परिवर्तन, भाषा में परिवर्तन होता रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा समाज सापेक्ष होती है, जिस प्रकार समाज होता है भाषा वैसे हो जाती है। धीरे धीरे अब हार होती कहां से आगे, कहां जो कहां खा रहे हो। हाँ, समाज, अपने समाज में जैसा बोला जाता है वैसे धीरे धीरे समाज सापेक्ष, समाज के अनुसार ही ढलती जाती है। भाषा मानव जाति की धरोहर है, ये इंसान की एक तरह से धरोहर है। तो भाषा के कुछ अपने क्या पड़े लक्षण, यादृच्छिकता, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर गमन करती है, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर गमन करती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा समाज सापेक्ष होती है और भाषा मानव जाति की धरोहर है। ठीक है, अब आगे देखिए आप, आगे बढ़ेंगे इसमें भाषा के विविध भेद। अब भाषा के भेद आते हैं, ये लक्षण पढ़ने के बाद आप हेडिंग डालिए भाषा के विविध भेद। भाषा के विविध भेद, भाषा के विविध भेद। मुख्यतः भाषा को 6 आधारों में बांटा गया। आप देख लो कि भाषाविदों ने भाषाओं का वर्गीकरण 6 आधारों पर किया है। भाषाविदों ने भाषाओं का वर्गीकरण कितने आधारों में किया है? 6 आधारों में किया। तो हम यहाँ उनके नाम लिखेंगे, 6 आधारों में किया है। पहला है इसमें, तो आप लिख लो भाषाविदों ने भाषा का वर्गीकरण 6 आधारों में किया है। कितने आधारों में? 6 आधारों में। देखिए पहला कौन सा है? काल या इतिहास के आधार पर। नंबर 1, काल या इतिहास के आधार पर। आपके दूसरा आएगा इसमें प्रचलन के आधार पर। प्रचलन के आधार पर, काल या इतिहास के आधार पर, प्रचलन के आधार पर। नंबर 3, शुद्धता के आधार पर। शुद्धता के आधार पर। नंबर 4, निर्माण के आधार पर।
निर्माण के आधार पर, नंबर 5 प्रयोग के आधार पर, और लास्ट नंबर 6 प्रचलन क्षेत्र के आधार पर, प्रचलन क्षेत्र के आधार पर, प्रचलन क्षेत्र के आधार पर। तो भाषाविदों ने भाषा का वर्गीकरण कितने आधारों में किया है? 6 आधारों में किया है। अब इसको एक ही सेकंड में 6 के 6 को आप याद कर सकते हो, वैसे यहाँ ज्यादा वो नहीं है, लेकिन अपने को ये 6 आधार याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। तो देखो, आप पहला है काल या इतिहास के आधार पर, तो काल से आपको इतिहास भी याद आ जाएगा। दूसरा प्रचलन के आधार पर, तीसरा शुद्धता के आधार पर, चौथा निर्माण के आधार पर, पांचवा प्रयोग के आधार पर, और छठा प्रचलन क्षेत्र के आधार पर। इसमें क्षेत्र शब्द जुड़ गया। तो आप अपने समाज में एक शब्द चलता है, आपको पता हो कि कानी, काणी कहते ही नहीं कहते अपन, अपने आर्थ में काणी काणी कहते हैं ना। तो यहां पर आपको क्या करना है, अपन कानी से राम राम नहीं करना, आपको कानी से क्या करना है, 3 बार प्र 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 बोलना है। क्या बोलना है? प्र प्र प्र। तो कैसे याद होगा? देखो, इसके बहुत शानदार तरीके सारे याद जाएंगे आपको। यहाँ इसमें दिख रहा है ना, यहाँ पर, तो यहाँ लिख देता हूं। देखो, ये तो हो गया आपके कानी। अब सू से के बजाय क्या कर दिया आप? कानी सू। क्या करना है आपको? 3 बार राम राम नहीं करना, कानिसु प्र प्र प्र, कानिसु प्र प्र प्र, कानिसु प्र प्र प्र। देखो, का से काले इतिहास के आधार पर, नी से निर्माण के आधार पर, सु से शुद्धता के आधार पर, प्र से प्रचलन के आधार पर, प्रचलन क्षेत्र के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर। वेरी सिंपल हो गया याद। अब इनको अपन एक एक पढ़ते हैं। ये ट्रिक लिख लेना आप, कानिसु प्र प्र प्र। तो ये भाषा के 6 भेद आपको याद हो गए। कानिसु प्र प्र प्र, काले इतिहास, निर्माण, और सु से शुद्धता, प्रचलन, प्रचलन क्षेत्र, और प्रयोग। ओके, अब नंबर 1 लिखिए आप, काले इतिहास के आधार पर। काल या इतिहास के आधार पर बिना दिन दो लिखो। नंबर 1 पढ़ेंगे अब हम, काल या इतिहास के आधार पर। काल या इतिहास के आधार पर भाषा के 4 भेद होते हैं, ऐसे लिख लो। नंबर 1 काल या इतिहास के आधार पर। काल या इतिहास के आधार पर भाषा के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 आएगा इसमें मूल भाषा, नंबर 2 प्राचीन भाषा, नंबर 3 मध्यकालीन भाषा, मध्यकालीन भाषा, और नंबर 4 आधुनिक भाषा। आधुनिक भाषा, आधुनिक भाषा। देखिए, अब इनको आप समझ लीजिए, लिखा दूंगा मैं भी 2 मिनट में आपको, पहले आप इनको समझ लीजिए कि अपन ने भाषा के भेद में पहला भेद दिया काले इतिहास के आधार पर। इसके आधार पर भाषा के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, ठीक है। पहला भेद इसमें मूल भाषा, दूसरा प्राचीन, तीसरा मध्यकालीन, और चौथा आधुनिक। तो मूल, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। मूल, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, इस हिसाब से चारों को याद करना हो। यहाँ देखो, मूल भाषा किसे कहते हैं, यानी कि जो प्रारंभिक, जो भाषा का प्रारंभिक जो स्वरूप था, भाषा का प्रारंभिक जो स्वरूप था, और जिससे कई सारी भाषाओं का क्या हुआ? विकास हुआ। यानी कि जो प्रारंभिक स्वरूप था, जो मूल स्वरूप था, स्टार्टिंग जहां से हुई थी, उसे भाषाओं का कई सारा स्वरूप था, यानी कि कई सारी भाषाओं का उससे विकास हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? मूल भाषा कहते हैं। स्टार्टिंग की भाषा, उसे क्या कहेंगे आप? मूल भाषा कहेंगे। फिर आप देखिए, आप इसमें अपनी जो हिंदी है, अपनी जो हिंदी है, वो उसकी मूल भाषा कौन सी है? भारोपीय भाषा। ये है अपना क्वेश्चन जो आपको याद करना है। क्या दिख रहा है इसमें? भारोपीय भाषा। तो जो स्टार्टिंग की जो प्रारंभिक जो भाषा का स्वरूप था, उसे मूल भाषा कहते हैं, ठीक है।
और अपनी जो हिंदी है उसकी जो मूल भाषा है कौन सी है, यानी कि हिंदी का विकास किस मूल भाषा से हुआ, भारोपीय भाषा से। आपका एक क्वेश्चन यही है सेकंड ग्रेड का कि क्या याद है मैं आपको कि हिंदी की मूल भाषा कौन सी है, भारोपीय भाषा। कौन सी भाषा है, भारोपीय भाषा। पूरा भारोपीय भाषा परिवार है, उसमें कई सारी भाषाएं हैं, उसी में अपनी भाषा हिंदी भी उसी के तहत है। भाई विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, अपनी हिंदी थोड़ी बोली जाती है। तो अपने को तो ये याद रखना है कि हिंदी की मूल भाषा कौन सी है, भारोपीय भाषा। हिंदी किसकी मूल भाषा है, भारोपीय भाषा परिवार की। हिंदी किसकी मूल भाषा है, भारोपीय भाषा परिवार की। अब आता है कि प्राचीन भाषा। प्राचीन भाषा जो स्टार्टिंग में आप कह सकते हो कि ईसा पूर्व शताब्दी में, ईसा पूर्व शताब्दी में या ईसा पूर्व काल में जिन भाषाओं का प्रचलन था उन्हें प्राचीन भाषा कहते हैं। ईसा पूर्व की जो शताब्दी थी या जो काल था उसमें जिन भाषाओं का प्रचलन होता था उन्हें क्या कहते थे, प्राचीन भाषा कहते थे। जैसे आपकी दो प्राचीन भाषाएं मानी जाती है, एक तो मानी जाती है अपने वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि प्राचीन भाषा यानी कि ईसा पूर्व काल में प्रचलित भाषा को क्या कहा जाता है, प्राचीन भाषा कहा जाता है। और उसमें अपने कौन कौन सी भाषाएं प्रचलित थी उसमें, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। नंबर 3 आता है मध्यकालीन भाषा, यानी कि ईसवी, जब ईसवी सन स्टार्ट हुआ और ईसवी सन की प्रथम सहस्त्राब्दी का मतलब क्या होगा, यानी कि ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है ना, प्रथम सहस्त्राब्दी, पहली हजार की शताब्दी की ईस्वी सन की प्रथम सहस्त्राब्दी में जिन भाषाओं का प्रचलन था, ईस्वी सन की प्रथम सहस्त्राब्दी में जिन भाषाओं का प्रचलन था उन्हें कौन सी भाषा कहते हैं, मध्यकालीन भाषा कहते हैं। और इसमें आते हैं आपके पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि मध्यकालीन समय की भाषाएं मानी जाती है। अब आता है लास्ट आपके आधुनिक भाषाएं। तो इसके बाद में 1000 यानी कि 1000 ईस्वी के बाद की भाषाएं, 1000 ईस्वी के बाद की जितनी भी भाषाएं अपने प्रयोग में ली गई या लोगों में प्रचलन में थी, समाज में प्रचलित थी, उन्हें हमें क्या कहना चाहिए, आधुनिक भाषा। उन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक भाषा। तो इसमें आ जाएगी अपने हिंदी, इसमें आ जाएगी आपके मराठी मान लीजिए, इसमें आ जाएगी आपके उड़िया मान लीजिए, गुजराती मान लीजिए, उड़िया मान लीजिए, बहुत सारी भाषाएं जो अभी वर्तमान में प्रचलन में है, 1000 ईस्वी के बाद से अभी तक चल रही है, वो सब कौन सी भाषाएं कहलाती है, आधुनिक भाषाएं कहलाती है। अब देखो आप इनको, अब अपने दूसरा भेद है भाषा का प्रचलन के आधार पर। प्रचलन के आधार पर भाषा के दो भेद होते हैं, इसे लिखो आप, प्रचलन के आधार पर भाषा के दो भेद होते हैं। एक तो होता है जीवित भाषा और दूसरा इसका भेद होता है मृत भाषा। जीवित भाषा और मृत भाषा, प्रचलन क्षेत्र के आधार पर भाषा के दो भेद होते हैं, जीवित भाषा और मृत भाषा। समझे इसको क्या होते हैं, ये पहले समझ लो आप। जीवित भाषा और मृत भाषा, सीधी सी बात, जो जिंदा होता है उसे जिंदा कहेंगे ना, और जो मर गया हो यानी कि जो अब रहा ही नहीं हो, जो काम ही नहीं आता हो, मरने के बाद इंसान काम थोड़ी आता है, वही बात भाषा की है। यानी कि वो भाषाएं जो अभी हमारे प्रचलन में है, यानी कि प्रचलन के आधार पर ही तो कर रहे हैं। जिन भाषाओं का भी प्रयोग किया जा रहा है समाज में, व्यक्तियों के द्वारा जिन भाषाओं को बोला जा रहा है, वो भाषाएं क्या कहलाएगी, जीवित भाषा। जैसे आपकी हिंदी जीवित भाषा है या नहीं, हिंदी जीवित भाषा है। आप कह सकते हो आपके जैसे मराठी जीवित भाषा है, हाँ, गुजराती जीवित भाषा है, ये सभी अपने जीवित भाषाएं कहलाएंगे। यानी कि वे भाषाएं जो भी समाज में प्रचलित हैं, जिनका लोग प्रयोग कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो जीवित भाषा कहलाएगी। और जिनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है समाज में के द्वारा, जिनको बोला नहीं जाता, जैसे अभी क्या बताओ, आप संस्कृत बोलते हैं क्या कोई, हाँ नहीं बोलते ना, तो संस्कृत आप एक तरह से मृत भाषा है जो प्रचलन क्षेत्र से बाहर, यहाँ आप लिख सकते हो, यानी कि वो भाषाएं जो प्रचलन क्षेत्र के बाहर हो गई हो, जिनका समाज में प्रचलन नहीं रहा हो, वो कहलाती है अपने मृत भाषा। जैसे कि अपने है संस्कृत कोई नहीं बोलता, पाली,
प्राकृत, इन भाषाओं का भी कोई प्रयोग नहीं होता, इसलिए कौन सी भाषाएं मानी जाती है? मृत भाषाएं मानी जाती है। लिख लीजिए इनको। अब अपने तीसरा भेद पढ़ेंगे, नंबर 3। क्या दिख रहा है इसमें? शुद्धता या साधुता के आधार पर। शुद्धता या साधुता के आधार पर भाषा के दो भेद होते हैं। देखिए, एक तो होता है साधु भाषा, जिसे आप शुद्ध भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा भेद होता है इसका असाधु भाषा, ये याद करने की दृष्टि से बढ़िया रहेगा, साधु असाधु। इसे साधुओं की भाषा मत समझ लेना, साधु सन्यासी की भाषा है ना। शुद्ध और अशुद्ध है यहाँ पर, कि शुद्ध भाषा और अशुद्ध भाषा है ना। ये तो शुद्ध भाषा और ये अशुद्ध भाषा, यानी कि वह भाषा जो व्याकरण सम्मत हो, व्याकरण सम्मत, यानी कि जिसमें व्याकरण के नियमों का प्रयोग करके ढंग से लिखा गया हो, वो शुद्ध भाषा कहलाती है। वाक्य शुद्धि पढ़ी थी आपने, व्याकरण के नियमानुसार कारक, लिंग, वचन, काल, ये सारी चीजें देख के तो वाक्य बनाया जाता है। तो वो भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? जिसमें व्याकरण संबंध नियमों का पालन किया गया हो, वो भाषा अपने साधु या शुद्ध भाषा कहलाती है। साधु या शुद्ध भाषा कहलाती है। इसके रूप को मानक भाषा भी कहा जाता है। इस भाषा को मानक भाषा भी कहा जाता है, या इसी को परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है। परिनिष्ठित भाषा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो व्याकरण संबंध, जिसमें व्याकरण संबंध नियमों का प्रयोग किया गया वो साधु भाषा कहलाती है। इसे मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है। दूसरा देखो आप, असाधु भाषा, सीधी सी बात है, जिसमें व्याकरण संबंध नियमों का प्रयोग नहीं किया गया हो। असाधु या अशुद्ध भाषा कहलाएगी, असाधु या अशुद्ध भाषा कहलाएगी। इसी को आप अपभाषा भी कह सकते हो, यानी कि बुरी, अप यानी कि नीची, यानी कि जो शुद्ध नहीं हो, उसे अपभाषा भी कहा जा सकता है। फिर इसके बाद में अगला है अपने 4 नंबर, निर्माण के आधार पर। किसके आधार